हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन को करने वाले हैं घटना चक्र से। घटना चक्र से इसलिए बिकॉज इसमें का जो क्वेश्चन होता है वो आईएएस एंड पीसीएस के प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन होता है, जो कि आयोग द्वारा निर्धारित क्वेश्चन होते हैं। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन होता है इससे अगले क्वेश्चन ज़रूर से बनते हैं यहाँ से, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम घटना चक्र से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 50+ MCQs को करने वाले हैं, जो कि आपका मॉक टेस्ट होगा। आपको खुद से आंसर करनी है, और इसमें हम 2 चैप्टर को करने वाले हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के, और इसके साथ ही सिटीजनशिप। ये दोनों ही चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अपना अपना आंसर करते रहिए। सही जवाब होगा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में ये प्रावधान है, अनुच्छेद 3 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन का अधिकार यानी शक्ति जो है वो भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत आर्टिकल 1 के अंतर्गत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। जबकि अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 3 में क्या प्रावधान है, 1 में क्या प्रावधान है और 2 में प्रावधान है। अब उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड आपके आगे क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य की गठन की शक्ति किस में निहित है? अभी आपने ऊपर पढ़ा है। सही जवाब होगा संसद में निहित है, ऑप्शन ए। बैकग्राउंड नॉइज को आप प्लीज अवॉइड करिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संसद में। मेंस का क्वेश्चन रह चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? किसको प्राप्त है? अभी आपने पढ़ा। सही जवाब होगा संसद को प्राप्त है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखने में तो बहुत सिंपल है लेकिन पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन होता रहता है सभी को। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? सही जवाब होगा आपका वही संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आप देख चुके, 2 से 3 बार आपको मिला। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत किसका समूह है? राज्यों का फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है राज्यों का, यूनियन है राज्यों का, कि राज्यों का समूह है? आपका सही जवाब होगा राज्यों का यूनियन है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का यूनियन है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। बॉक्स में जितनी भी चीज़ आपको दिखती है वो सारे इंपॉर्टेंट है तो बहुत कुछ, लेकिन जो मिलता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता, 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या इसमें से सही नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बचा क्या? ऑप्शन डी, ये संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या फिर समझौते द्वारा नहीं हुई है।
भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ऑप्शन डी सही है कि ये विशेषता नहीं है भारतीय संघ राज्य पद्धति का, ये अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सप्लेनेशन था, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन गए होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? नए राज्यों के निर्माण के बारे में आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, संघ विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन रह चुका है। तो बताइए कि कौन इसमें से नए राज्यों के निर्माण के बारे में बिल्कुल भी सही नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। बाकी जितने आपने ऑप्शन पढ़े वो बिल्कुल सही है नए राज्य के निर्माण के बारे में। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, यानी संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और संविधान के आर्टिकल 4 के 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। तो ये बिल्कुल भी ये बाकी अन्य विकल्प जो है वो सही है और ये गलत था। अगला क्वेश्चन है आपका, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने के लिए आंसर करिए। सही जवाब होगा साधारण बहुमत चाहिए, ऑप्शन ए। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। किसके द्वारा? संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या फिर इसमें से कोई नहीं। अपना आंसर करिए आप लोग। सही जवाब होगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा। अभी आपने ऊपर पढ़ा सारा एक्सप्लेनेशन। सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। किसके द्वारा प्रशासन होता है संघ राज्यों का? भारत में राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए। संविधान के आर्टिकल 239 के फर्स्ट के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। अब आते हैं असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन पे, जो कि बहुत डिमांडिंग होती है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो कथन ए कह रहा है कि भारत संघ नहीं है और इसका कारण दे रहा है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? आपका सही जवाब है कि ए जो है कि भारत संघ नहीं है, ये गलत है, लेकिन आर जो है वो सही है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आर्टिकल 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन के लिए राज्यों की सहमति आर्टिकल 3 के अनुसार जरूरी है लेकिन बाध्यकारी नहीं है। तो संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। तो ये गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है। किसकी सहमति की आवश्यकता है? राज्य की नहीं आवश्यकता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, आंसर करिए। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहले आप सारे कथन को पढ़ लीजिए, फिर नीचे आपको कोड मिलेगा। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तीसरा है स्टेटमेंट, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। अब आपको नीचे कोड मिलेगा, कोड के जरिए बताइए कि कौन कौन से सही है। केवल पहला सही है कि पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या फिर आपके ये सारे ही आंसर सही है। तो आपका सही जवाब होगा कि सभी सही है, ऑप्शन डी, सभी तीनों। मेंस का क्वेश्चन है ये। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है संघ राज्य। समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। एसके धर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी जेवीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास दो स्टेटमेंट है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो क्या पूछा है? सही पूछा है। कौन कौन से इसमें से सही है? आपका सही जवाब है केवल पहला, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है और राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या फिर नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्य अथवा राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्यों के निर्माण कर सकती है। लेकिन संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने या पृथक कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो आपका इसीलिए कथन पहला सही है। संविधान का आर्टिकल 19 के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या फिर सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। मतलब भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से आपको 50+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको होगा भारतीय संघ के अंतर्गत? आंसर करिए। संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। आर्टिकल 2 के अनुसार वो नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 17,
यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक हो जाएगा? बहुत ईजी है, सबने आंसर किया होगा इसका। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी, पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है, इसलिए भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन के लिए इस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें यानी कितने स्थान आरक्षित हैं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन ए बी, 20 सीटें। संविधान के आर्टिकल 81 जो कि संशोधित है, 31वें संशोधन 1973 गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा यथा संशोधित के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। और प्रेजेंट की स्थिति के लिए आप करंट से बिल्कुल अपडेट रहें, करंट अफेयर को पढ़ते रहें इसके लिए। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए? आंसर करिए। 14 राज्य और 6 संघ राज्य, ऑप्शन ए। स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। इसका गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? आंसर तो आपने फटाफट कर ही दिया होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है, जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2002 में, तो इस टाइम में संविधान की फर्स्ट शेड्यूल जो था उसके अनुसार भारत में 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में कुल 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं। तो पुनश्च जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद 28 स्टेट और 9 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। पुनश्च दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव के एकीकरण के बाद संघ राज्य क्षेत्र की संख्या 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई है और अभी 28 है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। अगला क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या हो गई है कितनी? सही जवाब है आपका 28, ऑप्शन बी। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के बाद राज्यों की वर्तमान में जो संख्या है वो 28 है और दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 रह गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? सही जवाब है 8। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? इसमें से कौन नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, पुडुचेरी या फिर गोवा? आपका सही जवाब है गोवा। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत, जबकि शेष विकल्प जो है वो संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला था, लेकिन हालांकि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी होगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती होगी, जबकि तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। नेक्स्ट, दिल्ली है
दिल्ली क्या है? दिल्ली एक राज्य है, स्वायत्त शासी परिषद है, केंद्र शासित प्रदेश है। आंसर फटाक से हो गया होगा आप लोगों का। ऑप्शन बी, एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा? आपका सही जवाब है 69वां 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, भारत के संविधान के आर्टिकल 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर करिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 240 फर्स्ट घ, ये पुडुचेरी में सुमेलित नहीं होगा। बाकी आपके सारे सही है। 241 का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 241 का लक्षद्वीप, 241 ग दमन और दीव, लेकिन पुडुचेरी जो है वो 241 घ नहीं है। जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था उस स्थिति की, उस समय भारतीय संविधान के आर्टिकल 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति फर्स्ट राष्ट्रपति 241 में क में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था, 241 ख में लक्षद्वीप, 241 के ग में दादर और नागर हवेली, आर्टिकल 241 के घ में दमन और दीव और आर्टिकल 241 के अंग में पुडुचेरी है, ना कि घ में। संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और अनुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। तो ऑप्शन डी जो है कि आर्टिकल 241 के घ पुडुचेरी दिया है, जो कि गलत है। अभी दादर और नागर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय हो गया अधिनियम 2019 के द्वारा। आर्टिकल 241 ग दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को स्थापित किया गया है, जबकि आर्टिकल 240 के फर्स्ट के घ को विलोपित कर दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? इसमें से कौन सा एक गलत है? सारे स्टेटमेंट को पढ़िए। क्या गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? क्या दीव खंबात की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है? क्या दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया है? क्या दादर और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल के अंतर्गत थे? तो आपका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी, दादर और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, ये गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। दादर और नागर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन था, ना कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के बाद दादर और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, किसके संशोधन के अंतर्गत? कौन सा संशोधन हुआ था जिसके तहत सिक्किम को भारत का एक राज्य बना दिया गया? सही जवाब होगा 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था, और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा? आपका सही जवाब होगा 36वें, ऑप्शन सी। अभी आपने ऊपर पढ़ा था
36वें के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। क्या करके, कौन सा कानून पारित करके बिहार को काट करके एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, ना तो राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, ना राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, ना ही संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। राज्य का निर्माण करने का अधिकार आर्टिकल 3 में संघीय राज्य का है, तो बिहार को काट करके पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। निर्माण के अनुसार राज्यों को कालानुक्रम में लगाना है, जिसका निर्माण पहले हुआ, पहले से बाद तक में। तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले सिक्किम बना, ठीक है, सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड। सही जवाब होगा चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये है राज्य और उनके गठन का वर्ष यहाँ पे दिया है। सारे राज्यों का गठन वर्ष यहाँ पे आपको दिख जाएगा और कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में, सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, राज्य बना। उसके बाद राजस्थान 1958 में, फिर महाराष्ट्र 1960 में, नागालैंड 1963 में 1 दिसंबर को, हरियाणा का गठन हुआ 1966 में 1 नवंबर को, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ उसके बाद 1971 में, फिर मेघालय का गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को, उसके बाद सिक्किम का गठन हुआ 16 मई 1975 को, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ 20 फरवरी 1987 को, फिर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को, उसके बाद उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, और फिर झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का, तो आपका जो सही जवाब होगा, जो सही क्रम है, वो है पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अभी ऊपर आपने सारे गठन वर्ष को देखा है, तो आपके तैयार हो ही गए होंगे सारे, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? आपका सही जवाब है 1 नवंबर 2000 को। पूरा चार्ट आपने पढ़ा गठन वर्ष का, तो आंसर आप कर ही रहे होंगे सारे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई कब हुई? 2000 में। अगला, निम्न राज्यों का सृजन 1960 के बाद था। इन्हें उनके गठन का आरोही क्रम में, यानी घटते छोटे से बड़े क्रम में कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। पहले सबसे पहले वाला 1960 के बाद, सबसे पहले का, उसके बाद सबसे बाद में जो हुआ। सही जवाब है पहले हुआ नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय एंड लास्ट में सिक्किम। तो इस ऑप्शन के अनुसार सही जवाब है कोड ऑप्शन सी, 3rd, 1st, 4th एंड 2nd, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। राज्यों के बनाने का पूरा चार्ट आपने पढ़ा और फट से आपने आंसर किया होगा, उम्मीद है मुझे। सही जवाब है आपका पहले आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश और लास्ट में सिक्किम। 1st, 3rd, 2nd एंड 4th, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगानी है। सारे ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। असेंडिंग ऑर्डर में राज्यों के निर्माण के अनुसार पहले नागालैंड की मेघालय, फिर मेघालय अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, सिक्किम नागालैंड,
तो सबसे पहले पूरा आपने ऊपर चार्ट पढ़ा, गठन वर्ष आपको मालूम है। सही जवाब होगा इसमें नागालैंड, फिर मेघालय, फिर सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब आपको राज्यों के निर्माण के अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है, सबसे बाद से उसके बाद सबसे पहले का। ठीक है, सबसे बाद से सबसे पहले का सही जवाब है आपका। सबसे बाद में जो हुआ था उसका गठन हरियाणा का हुआ था, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, यानी सबसे पहले राजस्थान का गठन हुआ था, फिर महाराष्ट्र का, फिर हरियाणा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है तो ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरियाणा, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड मैच द कॉलम है आपके पास। सूची फर्स्ट में राज्य है और वो राज्य अस्तित्व में कब आया उस वर्ष में आपको आंसर करनी है, मैच करनी है किस वर्ष में कौन अस्तित्व में आया। अब नीचे आपके पास कोड है, कोड के ज़रिए अपना अपना आंसर करिए। नागालैंड अस्तित्व में कब आया था? 1963 में आया था नागालैंड। तो यहाँ पे 1963 तो कहीं दिया ही नहीं है, तो ये गलत है। झारखंड क्वेश्चन, झारखंड जो था वो अस्तित्व में आया था 2000 में। झारखंड 2000 में आया था अस्तित्व में, ये सही है। तेलंगाना 2014 में आया था। सिक्किम 1975 में आया था, लेकिन नागालैंड 1963 में था, तो यहाँ पे 1962 दिया है तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन गलत है। या तो क्वेश्चन में मतभेद रहता है तो उसको निरस्त कर दी जाती है, या फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होती है, या फिर आयोग शायद आंसर नहीं मानती है तो उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप बॉक्स के ज़रिए ही आंसर देख लीजिए। नागालैंड का अस्तित्व में कब आया था? 1963 में आया था। झारखंड 2000 में आया था। तेलंगाना 2015 में, और फिर सिक्किम 1975 में अस्तित्व में आया। नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष जो है वो विकल्प में 1962 में दिया है, जो कि सही नहीं है। नागालैंड राज्य 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ? किस राज्य का इसमें से गठन वर्ष 1948 में हुआ? आपका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1948 में। यहाँ पे स्टार बना हुआ है, यानी क्वेश्चन में या तो इंग्लिश संस्करण हिंदी संस्करण वाला मामला हुआ होगा कि इंग्लिश में दूसरा दिया है, हिंदी संस्करण में दूसरा दिया है, या फिर आयोग अपना आंसर मानती है जिसकी वजह से निरस्त हो जाता है, या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होती है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन के जरिए जानते हैं क्या बात है। इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन में अंग्रेजी संस्करण के लिए में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस आधार पर दिया गया जो विकल्प है उसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगर स्टेट लिया जाए तो, अगर स्टेट मान करके किया जाए तो कोई भी सही नहीं है। और यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो 1948 में गठित हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, अगर प्रोविंस लिया जाए तो प्रोविंस और स्टेट बनाने की सूची आप नीचे देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल प्रोविंस में 15 अगस्त 1947, स्टेट बनाने में 26 जनवरी 1950। असम 15 अगस्त 1947 प्रोविंस में, और स्टेट 26 जनवरी 1950। पंजाब राज्य की बात करें तो प्रोविंस में 15 अगस्त 1947, स्टेट 26 जनवरी 1950। हिमाचल प्रदेश प्रोविंस 15 अप्रैल 1948। अगर प्रोविंस रहता तो 1948 में हिमाचल प्रदेश ऑप्शन सही होता, लेकिन ये स्टेट की अगर बात हो रही, क्योंकि वहाँ ऊपर क्लियर नहीं है कि प्रोविंस वाली बात है कि स्टेट वाली बात है, इसलिए क्वेश्चन में मतभेद है, जिसकी वजह से आंसर नहीं हुआ है और क्वेश्चन शायद निरस्त हो गया। तो ये 25 जनवरी 1971 स्टेट में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य है। इसके लिए आपको पूरे कथन पढ़ने होंगे। पहला कथन है मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। तो कौन सा इसमें से असत्य है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। ये बिल्कुल गलत है। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा इसका नाम कर्नाटक किया गया, ना कि तमिलनाडु किया गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, कथन ए गलत है।
गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। और हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। तो अन्य बाकी जितने भी स्टेटमेंट है सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? उल्फा, आंसर करिए। सही जवाब होगा असम, ऑप्शन ए। उल्फा इंग्लिश में ULFA उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम है U फॉर यूनाइटेड, L फॉर लिबरेशन, F फॉर फ्रंट ऑफ और A फॉर असम। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इस संगठन का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना है। परेश बरुआ और अन्य द्वारा 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, उल्फा की। अगला क्वेश्चन, पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है, कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। PWG पीपुल्स वॉर ग्रुप आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने की थी। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं कावेरी जल विवाद के अंतर्गत? कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल कावेरी जल विवाद के अंतर्गत। ऑप्शन डी, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और केरल राज्य शामिल हैं, ये 4 राज्य। अगला क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन मतभेद वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें से कोई भी आंसर क्लियर नहीं है कि कौन सा आंसर होगा, तो सीधे हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी। आयोग अध्यक्ष फजल अली थे, आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और अन्य 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर रहे। तो जो ऑप्शन है वो उसमें से कोई भी विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषाई आधार पर सही जवाब होगा 1956 में, ऑप्शन सी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर आंसर करिए। आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? आंध्र प्रदेश। कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, कब किया गया? आपका सही जवाब है 1953 में। एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकते हैं आपसे। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? आंसर करिए 1956 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा यानी SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? किस राज्य को? आपका सही जवाब है बिहार को, ऑप्शन ए। बिहार को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा यानी SCS कभी भी प्रदान नहीं किया गया। तो अब तक टोटल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। इनमें 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में से इनमें से हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपके पास दो स्टेटमेंट हैं, दोनों को पढ़िए। कांग्रेस के नागपुर सत्र जो कि 1920 में हुआ था, उसके बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। दूसरा है 1958 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कौन कौन सा सही है? आंसर करिए। दोनों ही सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य की नियुक्ति की। आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। अब आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको सिटीजनशिप से मिलने वाला है, यानी नागरिकता से मिलने वाला है। तो नागरिकता से मिलने वाला आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? किस भाग में पाते हैं? सही जवाब है भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत, जो कि आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? कौन सी नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान? सही जवाब होगा आपका एकल नागरिकता। भारत में क्या है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, यानी वो केवल भारत का नागरिक है। अमेरिकी की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक वर्णित है। एकल नागरिकता है भारत की। ऐसा नहीं कि आप अगर किसी स्टेट में रहते हैं तो भारत की नागरिकता आपके पास अलग है, आईडी, और आपका स्टेट की नागरिकता अलग है, तो ऐसा नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? सारे पढ़िए विशेषता और बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। सही जवाब होगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ये बिल्कुल सही है। राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता गलत है, राज्य की एकल नागरिकता गलत है। राज्य की एकल नागरिकता नहीं होगी, किसी राज्य से आप संबंधित नहीं, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, ये भी गलत है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, किसके द्वारा? भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं आप पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित हुआ, उसके द्वारा भारतीय नागरिकता कई तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। जन्म के द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, ये नागरिकता प्राप्त करने का कोई भी तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वो क्या करे? भारत का नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। कौन कौन सा सही है? बहुत सारे इसमें से सही हैं, आंसर चुनिए। पहला और, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो एक नागरिक जो है वो अपनी नागरिकता खो देगा, और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो भी वो खो देगा। ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप है जिन दशाओं में होता है वो है भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। जबकि सरकार की आलोचना करने और अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं हो जाएगा, यानी नागरिकता बदल नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर नहीं है? कौन नहीं है अहर? किसके पास अहर्ता नहीं है? सारे ऑप्शन पढ़िए।
एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है लेकिन जिसके पिता या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। सही जवाब बताइए, कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए कुछ लोग अहर हैं। कौन कौन? एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है लेकिन पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय या बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों खंड क में उल्लिखित है जिसके बारे में इसके साथ। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे उसके नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिटीजनशिप से आपको टोटल 10+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं सिटीजन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहले पढ़ ले, फिर आप नीचे आपको कोड मिलेगा, उस कोड के जरिए, क्योंकि आपको यहाँ सही दिख रहा है तो आपको पता नहीं कौन कौन से सही है। तो पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। स्टेटमेंट, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर अनुच्छेद 371 फर्स्ट अंतर्विष्ट किए गए। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र यानी संघ और राज्य है लेकिन नागरिकता इकहरी है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो बताइए कौन कौन सा इसमें से सही है? नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में आर्टिकल 371A से लेकर 371 फर्स्ट अंतर्विष्ट किए गए हैं। ये केवल सही है, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371A से लेकर के 371 फर्स्ट में नागालैंड 371A, असम 371B, मणिपुर 371C, आंध्र प्रदेश 371D, सिक्किम 371F, मिजोरम 371G, अरुणाचल प्रदेश 371H और गोवा 371 फर्स्ट राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो कथन पहला सही है। भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान में 2 तंत्र मतलब संघ और राज्य है लेकिन भारत में नागरिकता इकहरी है जबकि अमेरिका में दोहरी है। तो दूसरा इसलिए स्टेटमेंट गलत है। वो व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो इसीलिए तीसरा भी गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहां पे प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करते हैं। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां पे वो निवास करते हैं। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन है? संसद है, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 11 में ये स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का संपूर्ण शक्ति होगा। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया जिसमें कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के फर्स्ट ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। नेक्स्ट,
नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे नागरिकता प्राप्त करने के लिए? 7 वर्ष। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसको प्राप्त है? संसद का नाम इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं संसद का नाम नहीं है, इसलिए क्वेश्चन गलत है, आंसर दिया ही नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें संसद का नाम नहीं है, तो कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं है। चलिए, इसके साथ ही आज का सेशन भी हमारा समाप्त होता है। क्वेश्चन 11 थे आपके सिटीजनशिप से और 50+ क्वेश्चन थे। आई थिंक 57 या 56 क्वेश्चन आपको स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से थे। तो क्वेश्चन आपको सारे अच्छे खासे तैयार हो गए होंगे। जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको जितने भी मिलते हैं घटना चक्र में या एनसीईआरटी में, जितने भी मैं ला रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट ही आपके लिए ला रही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।